नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपी जीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से जीआईसी स्कूल लेक्चरर के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। समाज शास्त्र में 73 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका बीएड है तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले अनाउंस कर रखा है, आने वाले 25 अगस्त से इस भर्ती परीक्षा के लिए हम ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी ये जो क्लासेज हैं किस तरीके से संचालित की जाएगी, क्लासेज की जो रूपरेखा है वो क्या रहने वाली है। साथ ही आप लोगों के बहुतों बार ये मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि गुरुजी जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए आपकी क्या रणनीति है। तो हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करेंगे, यानी आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में यूपीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में समाज शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें प्रश्नों का हवाला देकर भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनकी तैयारी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारा राइटिंग स्किल किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो तमाम कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन बैच होगा ना, सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये ऑनलाइन बैच होगा 25 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, इसकी जो क्लासेज होगी ना वो क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि गुरुजी आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाओगे। भाई, उसका कारण है, जैसे 25 अगस्त से मैं बैच प्रारंभ कर रहा हूं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 तक एडमिशन लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 25 के बाद में भी एडमिशन लेंगे। तो सभी स्टूडेंट को एक साथ लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि जिन्होंने पहले बैच ज्वाइन कर लिया तो उनकी क्लासेस काफ़ी सारी हो चुकी होती हैं, और फिर बाद में स्टूडेंट आता है तो वो कहता है कि शुरू से पढ़ाइए। तो इसीलिए मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। कोई भी शिक्षार्थी कितनी भी बार कभी भी उन क्लासेज को देख सकता है। तो सबसे पहली बात तो कि हमारी जो क्लासेज होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी, और ध्यान रखना प्रतिदिन, ठीक है, रोजाना एक क्लास और उसका पीडीएफ मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा। मतलब रोजाना एक टॉपिक का एक वीडियो और उसका पीडीएफ मोबाइल एप्लीकेशन पर हम अपलोड कर देंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकतम रात्रि 10 बजे तक, ठीक है ना, अधिकतम रात्रि 10 बजे तक आपके वीडियो और पीडीएफ मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि गुरुजी इतना रात्रि कैसे। मैंने अधिकतम बोला है क्योंकि उसका कारण ये होता है कि जैसे सारी क्लासेस अपडेट करके बनाऊंगा, नए सिरे से बनाऊंगा, तो नोट्स वगैरह बनाने में टाइम लगता है। ठीक है ना। और फिर मेरे दूसरे बेंच भी चल रहे हैं, उनके लिए भी मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अधिकतम रात्रि 10 बजे तक मोबाइल एप्लीकेशन पर वीडियो और उसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, एक तो वीडियो अपलोड होता है हमारे कोर्स में और जिसके बाद में एक पीडीएफ अपलोड होता है। ध्यान रखना, वीडियो और पीडीएफ के बीच में जो अंतराल होता है ना वो कम से कम 30 मिनट का होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो वो वीडियो की साइज 1 GB तक भी हो सकती है, 600 MB तक भी हो सकता है, 800 MB तक भी हो सकता है। और पीडीएफ की साइज कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB। तो इसलिए पीडीएफ जल्दी अपलोड हो जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा।
तो आपको जल्दी वो नजर आ जाएगा। और जो वीडियो होता है ना, उसकी साइज ज्यादा होती है तो वो अपलोड होने में टाइम लेता है। अपलोड होता है, फिर कन्वर्ट होता है, इस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग चलती है। तो आप ऐसा ना सोचे कि जैसे मान लेते हैं कि पीडीएफ आपको पहले नजर आ गया, फिर आपका मैसेज आएगा कि सर आपने पीडीएफ तो अपलोड कर दिया लेकिन वीडियो अभी तक आया नहीं है, इसीलिए आपको कम से कम 30 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनिवार एवं रविवार, ठीक है, पूरे सप्ताह में हम 2 दिन का अवकाश रखेंगे। एक तो शनिवार का अवकाश रहेगा और एक रविवार का अवकाश रहेगा। ये इसलिए है कि पांचों दिन हम जितना भी पढ़ते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, पांचों दिन का हम जितना भी पढ़ेंगे, उस पढ़े हुए का रिवीजन आपको इन दोनों दिनों में करना होगा। तो शनिवार और रविवार का अवकाश है। जिसके बाद में आपको क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं। साथियों, ये जो पाठ्यक्रम है ना, इसको मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स के अंतर्गत मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब कोई भी विद्यार्थी इसका प्रिंट निकलवा सकता है। तो इस पाठ्यक्रम का आपको प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा के दीवार पर उसको चिपका देना है। देखो, दीवार पर जब आप चिपकाओगे ना, तो इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये होता है कि हमें हाथों हाथ पता चल जाता है, चीजें हमारी आंखों के सामने होती है। जैसे पहले आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, फिर सोशल चेंज पढ़ा, फिर सोशल कंट्रोल पढ़ा, फिर वेस्टर्न थिंकर पढ़े, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में इंडियन वेस्टर्न थिंकर पढ़े, फिर जिसके बाद में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा, फिर जिसके बाद में एडवांस थ्योरी पढ़ा। तो एक तरीके से आत्मविश्वास आता रहता है, हमें भी संतुष्टि मिलती रहती है कि हमारे सिलेबस के इतने टॉपिक हो गए हैं और इतने टॉपिक आना बाकी है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको प्रिंट फॉर्मेट में दे दूंगा, आप इनको दीवार पर चिपका देना। दीवार पर चिपकाने का मतलब ये है कि जहां पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना, जो आपका टेबल होता है, स्टडी रूम होता है, वहां पर आपको इसको लगा देना है। साथ ही आप लोगों को जो रिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। साथ ही आप लोगों को रिवीजन है ना, वो हाथों हाथ करना है। जैसे मान लेते हैं कि आज मैंने कोई टॉपिक अपलोड किया, अब उसको हाथों हाथ आप रिवीजन कर लीजिए। हालांकि आप शनिवार और रविवार को पूरे सप्ताह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि रोजाना मैं क्लास अपलोड करूंगा ना, तो रोजाना आपको रिवीजन करते रहना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपकी ये जो भर्ती परीक्षा है ना, वो दो दो चरणों में संपन्न की जाएगी। उसका जो पहला चरण होगा वो प्रारंभिक चरण होगा, और जो दूसरा चरण है ना, वो मुख्य चरण होगा। तो याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा में तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपने वन लाइनर पढ़ा है तब भी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की जा सकती है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तब भी प्रारंभिक परीक्षा है ना क्वालिफाई की जा सकती है। लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना, जब हम कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, लास्ट में बताऊंगा मैं इसके बारे में, तो प्रत्येक आंसर के 3 पोर्शन होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले उस प्रश्न की क्या होती है, पृष्ठभूमि होती है, यानी हमारा जो पहला पोर्शन होता है ना, वो इंट्रो होता है, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में हम पृष्ठभूमि या इंट्रो करते हैं। जिसके बाद में मेन बॉडी होती है प्रश्न की, यानी प्रश्न का बीच में क्या होता है, मुख्य भाग होता है। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर बेवर की सामाजिक क्रियाओं के बारे में पूछा गया है, तो पृष्ठभूमि में सामाजिक क्रियाओं के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, पृष्ठभूमि में हम बेवर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर जो मेन भाग होता है, मेन बॉडी होती है, उसमें हम वही बात लिखेंगे जो प्रश्न में पूछी गई है। और जिसके बाद में इसका जो तीसरा पोर्शन होता है, वो तीसरा पोर्शन होता है निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखना, आपको पॉजिटिव व्यू ही लिखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आलोचनात्मक अगर कोई प्रश्न पूछा है तो आप आलोचना कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न अगर आलोचनात्मक नहीं है ना, तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न के 3 पोर्शन होते हैं। अब आप इन तीनों पोर्शनों को तभी लिख पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है,
जब आपके फैक्ट क्लियर हैं, जब आपके डेटा क्लियर हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि रोजाना आप रिवीजन करते रहें। रोजाना आप रिवीजन करोगे ना तो चीजें ऊपर नीचे नहीं होंगी। जैसे साथियों, अभी हमारा एक बैच चल रहा है, JSSC का बैच चल रहा है, ठीक है ना, झारखंड माध्यमिक आचार्य। ये पीजीटी लेक्चरर की तरह ही होता है। अब कुछ शिक्षार्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। अब उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी हम चीज़ें तो याद कर रहे हैं लेकिन पिछली चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। इसका कारण यही है भूलने का कि हम सही समय पर या कंटिन्यू रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको रिवीजन हाथों हाथ करना है। एक अगला आपका डाउट ये हो सकता है कि ये जो हमारा 25 अगस्त से कोर्स स्टार्ट होगा कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अधिकतम 5 महीना, ठीक है ना। अधिकतम 5 महीना मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 या 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। जिसके बाद में ध्यान रखना, ये बात भी आप लोगों के जहन में आती होगी कि गुरुजी आप लाइव पढ़ाते हो तो लाइव में हमारा कन्फ्यूजन रहता है तो हम हाथों हाथ पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 8 वर्ष से समाज शास्त्र पढ़ा रहा हूँ और पिछले 17 वर्ष से इस विषय को पढ़ रहा हूँ। जब से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया है, कोई ही इक्के दुक्के गिने चुने डाउट्स आते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट के कोई डाउट नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मान लो आपका कोई डाउट रह जाता है तो मोबाइल एप्लीकेशन पर जब आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करोगे ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर चैट बॉक्स का फंक्शन है, ध्यान रखना। चैट बॉक्स के फंक्शन में आप किसी भी डाउट को लिखकर या उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज सकते हो। हालांकि ऑडियो का भी उसमें फंक्शन है कि आवाज रिकॉर्ड करके भी आप भेज सकते हो, लेकिन वो समझ में नहीं आती। जैसे कई ऐसी जगह है, हम बिहार साइड की चर्चा करें या यूपी के कई ऐसे भाग हैं, हम उत्तरांचल टाइप साइड की चर्चा करें, तो उनकी जो टोन होती है ना, वो बातें कुछ शब्द समझ में आते हैं कुछ नहीं आते। इसलिए बेहतर होगा कि आप या तो फोटो खींच के मुझे भेज दो या लिखकर मुझे भेज दो। जल्दी से जल्दी जब भी मुझे समय मिलता है मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर जिसके बाद में, हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका कोई फैक्ट है, ठीक है ना, और फैक्ट को लेकर आपका कंफ्यूजन है और वो फैक्ट कंफ्यूज करने वाला आपने किसी किताब में पढ़ा है, तो भाई ऐसे कंफ्यूजन वाले जो फैक्ट होते हैं ना, उन फैक्ट का समाधान मेरे पास नहीं है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कंसेप्ट, और इस भर्ती परीक्षा में आपके कंसेप्ट ही काम आएंगे। पूरे समाज शास्त्र में पूरे सिलेबस में कोई सा भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे सकता हूं, लेकिन फैक्ट का आंसर तो शिवम अगस्त कामटे भी आ जाए ना, वो भी फैक्ट का आंसर नहीं दे सकता। और जिस किताब में आप वो फैक्ट पढ़ते हो ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी यही होती है कि उस किताब वाले से ही पूछो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट हमसे कहने लग जाता है कि गुरुजी मैंने तो ये किताब में पढ़ा है, तो किताब में लिखी हुई प्रत्येक बातें सत्य नहीं होती। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो मार्केट में आप गाइडें खरीद के लाते हो ना, MRP, है ना, ठीक है, मिडिल रेंज पब्लिकेशंस की जो लेकर आते हो, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, इनकी कोई सत्यता नहीं होती है। कंसेप्ट बेस आप मेरे से कुछ भी पूछे, और मेरी ऑनलाइन क्लासेज में जो भी फैक्ट आए हैं, ठीक है ना, चाहे वो बुक्स के नाम आए हैं या फिर कोई थ्योरी से रिलेटेड आए हैं, ठीक है ना, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, या कोई डेफिनेशन है उनकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे PDF और वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स में, ये जो PDF और वीडियो होंगे ना, इनको आप केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर ही देख सकते हो। अगर आप यूं चाहो कि इनका प्रिंट निकल जाए, प्रिंट संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विद्यार्थियों का वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट खर्च होता है, ठीक है ना। तो इसके समाधान के लिए वीडियो में मैंने ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, आप उसको एक बार मोबाइल एप्लीकेशन में ही डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आप उस वीडियो को डाउनलोड करोगे ना,
तो वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर ही प्ले होगा। अगर आप ये चाहो कि आप मोबाइल की गैलरी में जाकर उस वीडियो को देख पाओ, वो संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये चाहो कि उसको कहीं शेयर करो तो वो भी संभव नहीं है। केवल वीडियो एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, दोबारा इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, कितनी भी बार देखो आपका इंटरनेट खर्च नहीं होगा, लेकिन वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर ही होगा, ठीक है ना। जिसके बाद में आप लोगों का सुझाव, मतलब आप लोगों को मेरा एक सुझाव है कि हम हाथों हाथ जो जो हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे ना, उनके हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है ना। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिस्टर बेवर की चर्चा करें, ठीक है। अब ध्यान रखना, बेवर के बारे में बहुत सारी चीजें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है जो उनके जीवन से संबंधित होती है, कि बेवर ने पढ़ाई कहाँ पे करी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उन्होंने शादी, मतलब इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जो व्यक्तिगत जीवनी है, उससे हमारा बिल्कुल सरोकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो एक तो आप इनके जो जन्म का स्थान है ना, क्योंकि एक बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, एक तरफ थिंकर दे रखे थे, एक तरफ उनके कंट्री दे रखे थे, तो आप एक तो इनका जन्म का जो वर्ष है वो लिख देना, ठीक है ना। अब उसमें भी पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मिस्टर बेवर है जो इस देश से ताल्लुकात रखते हैं, केवल एक सिंपल भाषा में लिख दीजिए कि बेवर का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। जिसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि बेवर का जन्म कब हुआ, 1864 में हुआ, ठीक है। बेवर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के इरफ्रुट नामक स्थान पर हुआ था। ये 3 शब्दों में इनका जो व्यक्तिगत जीवन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरे नंबर पर किसी भी थिंकर का जो मेन पोर्शन होता है ना, वो मेन पोर्शन होता है उनका बुक, यानी प्रत्येक थिंकर ने कौन सी किताबें लिखी है। लेकिन याद रखना, आप नेट की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी थिंकर की सभी किताब याद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑर्डर में याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेट में तो इस तरीके का प्रश्न खूब पूछा जाता है, जैसे किताबें दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इनको ऑर्डर में सेट कीजिए, वो यहाँ पर नहीं है। ऑर्डर में आप याद करो तो स्टार्टिंग की 3 या 4 बुक ही याद कर लो, ठीक है ना। इससे ज्यादा वो संभव ही नहीं है। जैसे बेवर की चर्चा करें 10 किताबें हैं, मार्क्स की चर्चा करें 10 किताबें हैं, स्पेंसर की चर्चा करें 10 किताबें हैं, काम्टे की चर्चा करें लगभग 5 से 6 किताबें हैं, दुर्खाइम की चर्चा करें तो उनके जिंदे जी 4 किताबें लिखी गई थी, वो मर गए थे तो उनकी वाइफ थी लुईस ड्रेफस, उसने भी काफी सारी किताबें लिखी। लुईस ड्रेफस मर गई तब भी दुर्खिम के काम को लास्ट तक पब्लिश करते रहे। तो प्रत्येक थिंकर की 3 या 4 किताबें ऑर्डर में याद करनी है, ठीक है। तो पहला पोर्शन हो गया, उनका जन्म का स्थान हो गया, ईयर हो गया और देश हो गया, फिर उनकी किताबें हो गई। फिर जिसके बाद में जो अगला लिखना है ना कि इस विचारक का समाज शास्त्र में क्या सहयोग है या समाज शास्त्र में क्या योगदान है। जैसे बेवर की चर्चा करें तो ध्यान रखना, बेवर सबसे पहले आदर्श प्रारूप की बात करता है, आइडल टाइप की। जिसके बाद में मिस्टर बेवर है ना, वो सामाजिक क्रिया की बात करता है, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में बेवर है वो सत्ता की बात करता है। फिर जिसके बाद में बेवर है ना वो नौकरशाही की बात करता है। फिर जिसके बाद में बेवर है ना वो धर्म की बात करता है, ठीक है ना। और फिर जिसके बाद में बेवर है ना मेथोडोलॉजी की भी बात करता है, यानी बेवर है जो पत्ती शास्त्र की बात करता है। अब आपको ये नहीं लिखना है कि आदर्श प्रारूप क्या होता है, ठीक है ना, आपको केवल इनके कीवर्ड लिखने हैं। आदर्श प्रारूप क्या होता है वो तो भाई क्लास से समझ में आएगा ना। जैसे हम सामाजिक क्रिया की चर्चा करें, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिस्टर बेवर साहब है ना, बेवर साहब ने 4 प्रकार की क्रिया बताई है। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, REAT। आर का मतलब रैशनल होता है, ई का मतलब एविलेटिव होता है, ए का अफेक्टिव और टी का ट्रेडिशनल। तो आपको ये नहीं लिखना कि मिस्टर बेवर जिन्होंने 4 प्रकार की क्रिया बताई है, रैशनल रैशनल में क्या होता है, एविलेटिव में क्या होता है, अफेक्टिव में क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, ये नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट नोट का हिस्सा नहीं है। ये सारी चीजें तो क्लास से समझनी है। जैसे मैंने आपको क्लास दी, वीडियो को बिल्कुल तल्लीन होकर सुनना है। हाँ, अगर देखते हो तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो ईयरफोन लगाओ और वो चलता रहेगा, तो वो जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट वीडियो से समझ में आएगा। और फिर
आपको क्या करने हैं, खुद के कीवर्ड यानी शॉर्ट नोट्स तैयार करने। जैसे सत्ता की चर्चा करें, अब आपको इनके ट्रेडिशनल ऑथोरिटी नहीं लिखना कि परंपरागत सत्ता ये होती है, इसमें ऐसा 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 होता है, हमें नहीं लिखना है। क्रिस्मेटिक में ऐसा ऐसा होता है, हमें नहीं लिखना है। लीगल ऑथोरिटी में ऐसा ऐसा होता है, हमें नहीं लिखना है। जैसे इन्होंने स्टेटस ग्रुप की बात की है, ठीक है, एक ये स्टेटस ग्रुप की भी बात करता है, यानी परिस्थिति समूह की भी ये बात करता है, ठीक है ना। और परिस्थिति समूह को इन्होंने किससे जोड़ा है, जीवन अवसर से जोड़ा है। अब परिस्थिति समूह क्या है, जीवन अवसर क्या है, क्यों, कैसे, क्या, ये हमें लिखना नहीं है शॉर्ट नोट्स में, वो तो सारी चीजें है ना क्लास से क्लियर होगी, ठीक है। अब जैसे मैं सत्ता की बात कर रहा था, तो आप केवल सत्ता लिख के उसके आगे एक ये TCL लिख दो। आपको पता होना चाहिए TCL कंप्यूटर लैपटॉप का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कंपनी है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती है। T का मतलब ट्रेडिशनल हो गया, C का मतलब कॉस्मेटिक हो गया, और L का मतलब लीगल यानी वैधानिक सत्ता। बस आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आप रामखाणी लिखते हो ना, ये रामखाणी BA फर्स्ट ईयर में लिखनी चाहिए थी। अब हम BA फर्स्ट ईयर से बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी हमें केवल और केवल कीवर्डों पर फोकस करना है और उन कीवर्डों के बारे में कंसेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है। जिसके बाद में जो अगला है ना, मैंने लिख रखे हैं ये जो सारे पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। अगला जो है आप लोगों के लिए सुझाव है, ठीक है ना। और सुझाव ये है कि भाई टीचर पर विश्वास जरूर बनाना है ना। टीचर पर विश्वास बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो दो तरीके के हमारे माइंड होते हैं विद्यार्थी के। अगर वो कमी निकालने के उद्देश्य से आया है ना, तो कामटे भी पढ़ा देना तो उसको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो कामटे में भी कमी निकाल देगा। और अगर सीखने के उद्देश्य से आया है, तो मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है, माँ शारदा पर विश्वास है, आज तक मुझे निराश नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए बिना किसी कंफ्यूजन के आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना है, ठीक है। फिर जिसके बाद में जो अगला ये है मैं लिख देता हूं, हाँ, जैसे आपका, मैंने आपको बताया कि आपका कोई डाउट है ना, तो वो डाउट के लिए आप फोटो खींचकर भेज सकते हो या लिखकर भेज सकते हो। लेकिन आपका कोई टेक्निकल इशू है, ठीक है, टेक्निकल इशू से मेरा मतलब यह है कि किसी दिन वीडियो नहीं चल रहे, है ना, क्लास क्यों नहीं आई, ठीक है ना, क्लास कब तक आएगी, कोई भी दिक्कत है तो ये हमारे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है 86 915 710, ठीक है ना। यहाँ पर बरखा जी आपसे बात करेगी, है ना, बरखा सिंह जी, ध्यान रखना, एजुकेटेड फीमेल हैं ये बरखा सिंह जी, और M.Com कर रखा है। बरखा सिंह जी आपसे बात करेगी और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, आप कुछ कहना चाह रहे हो, वो कुछ और समझ रही है, या जानबूझकर आपका जवाब नहीं देती है, ठीक है ना। तो कोई भी आपकी शिकायतें हैं, आप संतुष्ट नहीं होते हो, तो मुझे बताओ, मोबाइल एप्लीकेशन पर मैसेज कर दो कि सर मेरे कॉल और मेरी क्यूरी है उसका जवाब नहीं दिया गया। हालांकि मैंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि विद्यार्थी हमारे लिए भगवान है, विद्यार्थी हैं तो हम हैं, ठीक है ना। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए प्रत्येक को संतुष्ट करना हमारा धर्म है। या तो बरखा जी बात करेगी या मिस्टर प्रमोद जी आपसे बात करेगा, ठीक है ना। प्रमोद जी अभी सोशियोलॉजी से नेट क्वालिफाई है और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। हाँ, एक डाउट और आपका रहता है कि गुरुदेव हम आपकी जो क्लास ले रहे हैं, क्या क्लास लेने के बाद में बुक जरूरी होती है क्या? कोई जरूरी नहीं होती। ध्यान रखना, हिंदी माध्यम की जितनी भी किताबें आप पढ़ना चाहते हो ना या खरीदना चाहते हो, मोस्टली सारी किताबें मेरे पास है। जब आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, मुझे फीस दे रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी सुझाव नहीं दूंगा कि आप किताब परचेज करो। हाँ, आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि इस ऑनलाइन बैच में 4000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मेंस के लिए भी बताऊंगा, ठीक है ना। 4000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करवाऊंगा, अभी तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और मैं भी आपसे कहता हूं कि आप डायरेक्ट शुरुआत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मत करना, क्योंकि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर तभी दे पाते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं।
तो फिर आप तब तक क्या करें, क्योंकि मैं तो लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ध्यान रखना PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं UPPSC की चर्चा करता हूँ, जैसे GIC के प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चनों की चर्चा करता हूँ, PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, या RPSC स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, या MPPSC, ठीक है, टेट या PGT की मैं चर्चा करता हूँ, या फिर मैं BPSC, ठीक है, BPSC 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 की चर्चा करता हूं, या फिर मैं नेट की चर्चा करता हूं। अब ध्यान रखना मैं नेट की क्यों कह रहा हूं। हालांकि अब से पहले जो हमारे बेंच चलते हैं ना, झारखंड वाला हमारा बेंच चल रहा है, यूपी पीजीटी वाला हमारा बेंच चल रहा है, बीपीएससी वाला हमारा बेंच चल रहा है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का बेंच चल रहा है, मैंने कभी नेट का सुझाव नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि आपके जो जीआईसी का पेपर होता है ना, इसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। ये जितनी भी परीक्षाएं है ना यहाँ पर लिखी है, इन सबसे जो अच्छा स्टैंडर्ड होता है वो जीआईसी का होता है। चाहे मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं या मुख्य परीक्षा की बात करूं, मोस्टली जो अच्छा स्टैंडर्ड होता है वो प्रारंभिक परीक्षा में ही होता है। मुख्य परीक्षा में तो मतलब इतना ज्यादा कठिन नहीं होता, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना नेट के प्रश्न भी आपको PYQ के तौर पर हल करने हैं। लेकिन फिर आप कहोगे कि नेट में टोटल 10 यूनिट है, ठीक है ना। अब 10 यूनिट है तो क्या हमें 10 यूनिट के नहीं, 10 यूनिट के नहीं करने। ध्यान रखना एक तो जो पहला यूनिट है ना आपका विचारकों का है, एडवांस थ्योरीज और थिंकर्स का है पहला यूनिट नेट में, ठीक है। एक तो पहले यूनिट के तमाम प्रश्न आपको निकालने हैं। जिसके बाद में दूसरा यूनिट है ना, वो साथियों अनुसंधान अभिक्षमता का है, ठीक है। दूसरा यूनिट अनुसंधान अभिक्षमता का है, क्योंकि अनुसंधान अभिक्षमता आपके सिलेबस में है, तो दूसरे यूनिट के नेट के निकालने हैं। और तीसरा यूनिट है ना जो बेसिक कंसेप्ट के है, बेसिक कंसेप्ट का मतलब है मूल अवधारणा के हैं, तो मूल अवधारणा के निकालने हैं। मतलब PYQ के अंतर्गत नेट के केवल 3 ही यूनिट आपको निकालनी है, बाकी 7 यूनिट को टच भी मत करना, ठीक है ना। 7 यूनिट आपको निकालनी नहीं है। हालांकि 4000 प्रश्न, लगभग 4000 से ज्यादा प्रश्न मैं भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन सिलेबस के बाद में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्न, हाँ, और प्रश्न भी वही करने हैं जो आपका टॉपिक कंटिन्यू होता रहे। जैसे मान लो हम शुरुआत करेंगे प्रबोधन काल से, बेसिक सोशलॉजी से शुरुआत करेंगे, फिर समाज हो गया, समुदाय हो गया, समिति हो गया, सामाजिकरण हो गया, सामाजिक कंट्रोल हो गया, सामाजिक प्रोसेस हो गया। तो जो जो टॉपिक आपके होते जाए उन टॉपिक के आपको क्वेश्चन निकालने हैं। कहाँ से निकाले, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, मॉडल प्रश्न मत खरीदना, मैं फिर कहूंगा कि ये जो मार्केट में 10,000 15,000 मॉडल प्रश्न आते हैं ना, उनका कोई वजूद नहीं होता, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि मॉडल प्रश्न से आपका एग्जाम में पूछा गए। अरे जब PYQ ही इतने सारे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं की भरमार है, तो हम मॉडल क्यों निकाले, ठीक है ना। तो कोई भी किताब खरीद लेना, टॉपिक वाइज होते हैं उसमें प्रश्न, आप हाथों हाथ उनको हल करते रहना, ठीक है ना। ये तो हो गई साहब प्रारंभिक परीक्षा की बात, ठीक है ना। अब मुख्य परीक्षा के लिए सुनो, ठीक है। यहां से आपके बहुत सारे शिक्षार्थियों के डाउट थे कि गुरुजी मुख्य परीक्षा के लिए आप क्या करोगे। पहली बात तो ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि भाई साहब आपका जो पाठ्यक्रम है ना, वो पाठ्यक्रम समान है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। मुख्य परीक्षा में समाज शास्त्र के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम आपका समान है, इसीलिए हमें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, कोई भी लिखित परीक्षा हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में या दुनिया में कोई भी लिखित परीक्षा होती है ना, उस परीक्षा के लिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न है ना 3 पोर्शन में बटा रहता है। कोई भी प्रश्न का जो आंसर है उसका पहला पोर्शन उसका इंट्रो होता है, परिचय होता है, फिर मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी का मतलब होता है टू द पॉइंट बात, जो प्रश्न में पूछा गया है बिना किसी तामझाम लाग लपेट के हमें लिखना होता है। जो तीसरा पोर्शन होता है ना, वो साथियों आपका निष्कर्ष का होता है। ध्यान रखना निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन है ना, रूस के जो राष्ट्रपति है, मिस्टर पुतिन के बारे में 250 शब्द लिखिए, ठीक है ना। आपका जो
एग्जाम होगा उसमें 250 शब्दों में भी लिखने हैं, 150 शब्दों में भी लिखने हैं, 100 शब्दों में भी लिखने हैं, ठीक है ना। अब जैसे पुतिन के बारे में आप 250 शब्द क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते पुतिन के बारे में। उसका कारण यह है कि पुतिन के बारे में कभी हमें पढ़ा ही नहीं है। ना हमने ये पढ़ा कि पुतिन का जन्म कहाँ हुआ, ना हमने ये पढ़ा कि उनका प्रारंभिक जीवन क्या था, ना हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, उससे पहले किस संगठन में काम कर रहे थे, किस पार्टी से आते हैं, कब चुने गए, कब उनका कार्यकाल खत्म होगा, कहाँ से वो चुने जाते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं होता ना, हम नहीं लिख सकते। इसीलिए ध्यान रखना, आपके जो कंसेप्ट है ना, किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी होते हैं। और चूंकि ध्यान रखना, हवा में तीरबाजी नहीं मारी जाती। हालांकि हम पुतिन के बारे में खूब सारा लिख देंगे, 1000 शब्दों में हम लिख देंगे, लेकिन समय कम होता है और कम समय में साफ सुथरा लिखना होता है, कम समय में सारगर्भित लिखना होता है, कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड लिखना होता है। कम समय में हम ऐसा लिखें ताकि वो एक अच्छे मार्किंग वाला आंसर हो। तो इसीलिए प्रत्येक प्रश्न में ध्यान रखना, जो फैक्ट होते हैं ना, उन फैक्ट का बहुत ज्यादा योगदान होता है। फैक्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आपसे परिवार के बारे में पूछा, ठीक है ना, आपसे परिवार के बारे में पूछा। अब परिवार के बारे में वैसे तो 1000 शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम डेफिनेशन नहीं देंगे, जैसे बोगार्ड्स के एक, परिवार छोड़ो, हम यहाँ पर, हालांकि लूसी मेयर कहता है कि परिवार बच्चों के लालन पालन पोषण करने की एक संस्था है, हम विवाह की चर्चा करें, ठीक है ना। अब विवाह में मिस्टर के एम कपाड़िया कहता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है, ठीक है ना, ये हमने लिख दी। विवाह का मतलब होता है उदय, उदय, उदय का मतलब होता है कि वधु को अपने घर ले जाना। अब जब हम शुरुआत ही यहां से करेंगे ना कि मिस्टर के एम कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक क्या है, धार्मिक संस्कार है, तो वो एक अच्छे नंबर वाला आंसर हो जाएगा। पूरी संभावना हो जाएगी कि वहां पर हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही ध्यान रखना कि जैसे विवाह के बारे में पूछा, हिंदू विवाह के बारे में, तो डेफिनेशन भी हमें देनी है कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू मैन एंड वुमेन एंटरिंग इन फैमिली लाइफ। विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। इसकी बात कौन करता है? बोगार्ड्स करता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये आपका क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब विवाह के बदलते प्रतिरूप पूछा है कि विवाह के बदलते प्रतिरूपों के बारे में आप लिखो, तो इंट्रो में ये 2 फैक्ट हो गए, फिर जिसके बाद में क्या क्या चेंज निकल कर आ रहे हैं वो आप चेंज कर दोगे। जैसे अभी लिव इन का ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रहा है, और विवाह अरेंज मैरिज मतलब आमतौर पर उनका प्रभाव कम देखने को मिला है, प्रेम विवाह ज्यादा हो रहा है, कोर्ट मैरिज है ये ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है ना। मतलब जो प्रश्न में पूछा है वो मेन बॉडी में लिख दिया, फिर हमने उससे संबंधित क्या कर दिया, निष्कर्ष कर दिया। ध्यान रखना, जो निष्कर्ष होता है ना, एक तरीके से भविष्य की संभावनाओं को तलाशता है। निष्कर्ष क्या करता है, भविष्य की संभावनाओं को तलाशता है। और निष्कर्ष एक सुझावात्मक पक्ष होता है, एक सजेशन होता है। निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये हम तभी दे पाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से करना है। ये हम सुझाव तभी दे पाएंगे जब उसके बारे में हमें पता होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना कि सिलेबस आपका सेम है, मैं मुख्य परीक्षा के लिए बता रहा हूं, और यहाँ पर आपके लिखित परीक्षा में कंसेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। जिसके बाद में ध्यान रखना, कंसेप्ट के साथ साथ आपके जो कीवर्ड है ना, कीवर्डों का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहीं ले लेते हैं, हम फिनोमिनोलॉजी की चर्चा करें। अब हमें पता है कि फिनोमिनोलॉजी की बात सांत्याना करता है, मिस्टर शूट्स करता है, हसरेल करता है, लेकिन मैन इन्होंने किस बात पर जोर दिया है, ये बात भी हमें पता है कि फिनोमिनोलॉजी क्या है, अमेरिकन विचारधारा से ताल्लुकात रखती है फिनो, लेकिन अलग अलग थिंकरों का अलग अलग क्या योगदान रहा है, उनकी कौन कौन सी बुक है, ये कीवर्ड हमें पता होना चाहिए। जैसे अल्फ्रेड शू जीवन जगत की बात करते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन जगत क्या होता है, ठीक है ना। जैसे लोक विधि विज्ञान की बात करें तो इसकी बात हेराल्ड गॉर्फिंकल करता है। अब साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि लोक विधि विज्ञान क्यों आया, ठीक है ना, क्या क्या काम आता है, लोक विधि विज्ञान में ब्रिचिंग का क्या योगदान रहता है ना। तो कीवर्ड का आपको यहां पर ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना कि ये जो आंसर राइटिंग होती है ना, इस दुनिया का कोई भी टीचर आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखा सकता। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति के जो लिखने की शैली है ना, प्रत्येक व्यक्ति की जो लेखन शैली है, वो भाई साहब प्रत्येक व्यक्ति की लेखन शैली अलग अलग होती है। जैसे मान लो
कि मैंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको 10 बातें बता दी, आप उन 10 बातों को 10 तरीके से लिख सकते हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि मेरे सामने क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो 10 ही बराबर पूछेंगे। ये हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, ये हमारी लेखन शैली पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे कीवर्डों पर कितनी नॉलेज है, ये डिपेंड करता है कि हमारी वोकेबुलरी कैसी है, ये डिपेंड करता है कि हमारे शब्दकोश में शब्द कितने हैं। कोई भी टीचर कम समय में क्या ही कर सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 1000 शब्द बता देगा। क्या 1000 शब्दों में हो जाएगा? ये नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हमने पिछले जीवन में कितना सीखा है, ये डिपेंड करेगा कि हमारी थॉट कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना सोच पाते हैं, हमारे चिंतन का स्तर कितना है। तो ध्यान रखना, लेखन शैली है ना, वो लेखन शैली प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 50 प्रश्न दे दिए, मुख्य परीक्षा के लिए मैंने 50 प्रश्न दे दिए और उन 50 प्रश्नों के मैंने 50 आंसर दे दिए, सेम टू सेम आपने वो रट भी लिए और संयोग से आपका मुख्य परीक्षा के लिए कॉल भी हो गया और आप सेम टू सेम लिख भी आ गए, आप लिख के भी आ गए ना, तभी भी आप गड्ढे में जाओगे, तभी भी वो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई लेखन मेरे से भी अच्छा आपका हो। तो इसीलिए एक टीचर है ना, वो केवल कंसेप्ट क्लियर करवा सकता है, एक टीचर है ना वो केवल टॉपिक को समझा सकता है, एक टीचर होता है ना वो उससे संबंधित विचारकों को बता सकता है, बुकों को बता सकता है, फैक्ट और डेफिनेशनों को बता सकता है। बाकी कौन सी डेफिनेशन किस तरीके से कहाँ लिखनी है वो ये विद्यार्थी पे डिपेंड करता है। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, इस बैच में बताऊंगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको 100% दे दूं, उनका आंसर लिख के दे दूं कि इनको याद कर लो, ऐसा करना भी मत है, ठीक है ना। और कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है तो वो विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारे सामने, इसको आप इस तरीके से समझो, मेरे सामने ये एयर कंडीशनर का रिमोट है, अब इसके बारे में 100 शब्द या 50 शब्द लिखने। अब कोई ये लिखेगा कि ये सब सफेद प्लास्टिक वस्तु सा दिखाई देने वाला बहुत सारे बटनों का एक उपकरण है, प्राय तौर पर इसका उपयोग वातानुकूलित यंत्र को कम ज्यादा चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। भाई एक लैंग्वेज तो ये हो गई। दूसरा ये लिखेगा कि एलजी एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म लाइफ गुड्स होता है, विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, उसी में से एक प्रोडक्ट जिसे हम वातानुकूलित उपकरण कहते हैं। प्राय तौर पर पहले वातानुकूलित उपकरण आते थे वो गर्मियों के लिए आते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे बदलाव हुआ सर्दियों के लिए भी आते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अभी आप वातानुकूलित उपकरण से सर्दियों में ठंडी का एहसास और सर्दियों में गर्मी का एहसास और गर्मियों में ठंडी का एहसास ले सकते हो। उसी को नियंत्रित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब बात वही है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। वो तब लिखा है कि जब मुझे इसके बारे में पता है। तो टीचर है ना, लिखने की शैली आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। विकास देवकीर्ति सर एक बहुत बड़े टीचर है, उनको सुना करो, वो भी कहते हैं आंसर राइटिंग करो, लेकिन आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो आंसर देते हैं और उनको राइटिंग करो, नहीं। जैसे कोई भी मैगजीन उठा लो, कोई भी अब वो होता है आईएएस के लिए होता है, उनके पास तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आंसर राइटिंग के लिए। हमारे पास तो चूंकि सोशलॉजी है तो हम सोशलॉजी से संबंधित ही लिखेंगे। तो वो भी क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी इश्यूज उठा लो और उस इश्यूज के बारे में लिखो, दैट इज आंसर राइटिंग, ठीक है। तो यहां पर कीवर्डों का ज्ञान होना चाहिए, कंसेप्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए, और ध्यान रखना ये आंसर राइटिंग है ना, ये स्वयं की लेखन शैली पर निर्भर करता है। हाँ, मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। चूंकि 25 अगस्त से, समझो इसको, चूंकि 25 अगस्त से आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा कि जैसे ही हमारा बैच कंप्लीट होगा, है ना, आपकी वैलिडिटी वैसे 1 साल के लिए है, जैसे ही 1 साल के 5 महीने में ही मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और ध्यान रखना, या तो परीक्षा हो ही जाती है साल भर में, हो ही जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 10 महीने बाद परीक्षा हो गई तो 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी। अगर मान लो परीक्षा नहीं भी होती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आपको लगभग 100% प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरे सिलेबस में से 100%, बहुत ज्यादा होते हैं 100%। ध्यान रखना, अभी सितंबर 2024 में, ध्यान रखना, सितंबर 2024 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा पीजीटी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी लिखित में ही प्रश्न थे।
उनका आंसर लिखित में देना होता है, ठीक है ना। मैंने 25 मॉडल प्रश्न स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाए थे, है ना, और उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 5 दिन पहले मैंने 25 प्रश्न दे दिए मेरे अनुभव के आधार पर। उसका प्रूफ है टेलीग्राम पे, आप देखना। माँ शारदा की ऐसी कृपा हुई कि 25 में से 15 के 15 प्रश्न है ना, हालांकि प्रश्न तो उसमें ज्यादा आते हैं, शायद 18-20 प्रश्न आते हैं, उनमें से कोई 15 करने होते हैं, तो वो 15 के 15 मेरे 25 प्रश्नों में से फंस गए हैं। बताओ, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लगभग 40 सीटें थी, 20 से 22 स्टूडेंट का हमारे यहाँ से हुआ है सिलेक्शन उसमें, ठीक है ना। तो मैं आपको इस तरीके से 100 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, केवल ही प्रश्न प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि 100 प्रश्नों में से लगभग आंसर किस तरीके से देना है वो मैं आपको 10-15 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे क्लास बना के मैं बता दूंगा कि ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर हमें किस तरीके से देना है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए मैं 100 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ईमानदारी से आप उस 100 प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है ना। मतलब आपको उन पे काम करना है, उन प्रश्नों पे है, ठीक है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 20 से 30 प्रश्न मैं स्वयं भी हल करवा दूंगा। 100 प्रश्न तो मैं आपको अभ्यास के लिए दे दूंगा, केवल प्रश्न, और लगभग 20 से 30 प्रश्न है ना, वो मैं आपको यहाँ पर अभ्यास करवा दूंगा। ये लो साहब, ये हमारा जो मुख्य परीक्षा है ना, वो सारा का सारा मुख्य परीक्षा का हमारा हो जाता है। अब ध्यान रखना, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा हुई थी, पीसीएस की परीक्षा हुई थी। हालांकि जीआईसी के प्रश्न तो मुझे मिले नहीं थे। ये मुख्य परीक्षा सोशियोलॉजी का पेपर है, ठीक है। और इसी तरीके का जो पेपर है ना, वो जीआईसी में पूछा जाता है। जैसे साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, क्षैव निदर्शन के चयन की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, यहां पर एक तो प्रविधि पूछी गई है। कीवर्डों पर मैंने क्या कहा कि कीवर्डों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रविधि पूछी गई है, और प्रविधि को बोलते हैं मेथड्स, ठीक है ना। जिसके बाद में एक आपका निदर्शन पूछा गया है, और निदर्शन को बोलते हैं हम सैंपल, ठीक है ना। और एक आपसे क्षैव पूछा गया है, ठीक है, और क्षैव को अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम, ठीक है ना। रैंडम को यादृच्छिक निदर्शन भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग के बारे में पूछा है, तो मैंने क्या कहा कि प्रत्येक प्रश्न के 3 पोर्शन होते हैं जब हम उसका आंसर देते हैं। जो पहला पोर्शन होता है ना, वो भाई साहब उसका इंट्रो का होता है। तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले इंट्रो है ना, वो किसी स्टेटमेंट से शुरुआत करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था गुड्डे एवं हाट, है ना। गुड्डे एवं हाट के अनुसार जो निदर्शन होता है ना, शुरुआत आप यहीं से ही कर दो। मान लो ये सेम टू सेम प्रश्न आ गया, तो शुरुआत आप यहीं से कर दो कि गुड्डे एवं हाट के अनुसार जो निदर्शन होता है वो समग्र का लघुतर प्रतिनिधि होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, समग्र क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में चावल पकाते थे पहले, अभी तो प्रेशर कुकर आ गया, पहले चावल पकाते थे। अब चावल पके हैं या नहीं पके, इसका पता लगाने के लिए कुछ एक दाने उठाते थे। अगर एक दाना पक गया तो मीन्स वो पूरे के पूरे चावल पक गए। तो ध्यान रखना, लघुत्तर प्रतिनिधि क्या हो गए, वो कुछ एक चावल हो गए, और समग्र क्या हो गया, पूरे के पूरे चावल हो गए। जैसे मान लो हम बाजार में जाते हैं अनाज खरीदने के लिए। अब अनाज की बहुत सारी डेयरियां लगी रहती है, ठीक है ना। हमने जैसे ही उस अनाज की डेयरी में हाथ दिया, देखा एक मुट्ठी अनाज ठीक है, मतलब पूरी डेयरी के अनाज ठीक है। तो वो जो एक मुट्ठी उठाया है ना, वो लघुत्तर प्रतिनिधि है, और पूरी की पूरी डेयरी क्या है, वो समग्र है। जैसे हम सब्जी मंडी की चर्चा करें, अब सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, हम भिंडी लेने के लिए गए, हमने कुछ एक भिंडी देखी, हाँ ये भिंडियां कच्ची हैं, ताजा है, मतलब सारी भिंडियां कच्ची और ताजा है। तो यहाँ पर गुड्डे एम हार्ट कहते हैं कि जो निदर्शन होता है वो समग्र का क्या होता है, लघुत्तर प्रतिनिधि होता है। अब ध्यान रखना, फिर लिखना है कि सैंपलिंग का प्रयोग उस अवस्था में हम कर सकते हैं जब समग्र बहुत बड़ा होता है या रिसर्च एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, इंट्रो लिख दिया, मतलब 50 शब्द में अगर ये पूछा गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसके चयन की प्रविधि कौन कौन सी है,
रैंडम सैंपलिंग के बारे में पूछा है। सैंपलिंग है ना जो दो तरीके का होता है, एक तो प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावित निदर्शन और नॉन प्रोबेबिलिटी को होता है असंभावित निदर्शन, यानी ऐसी यूनिट जिनके चयन की संभावना है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं है प्रोबेबिलिटी, और जिसमें अनुसंधानकर्ता का पक्षपात होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पूछा है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम देव निदर्शन भी बोलते हैं। देव निदर्शन को बोलते हैं संयोग निदर्शन, ठीक है ना। प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना। ध्यान रखना रैंडम सिस्टम है ना वो 4 विधियों पे काम करता है, कार्ड विधि, ग्रिड विधि, टिपेट विधि, और एक तो आपका हो गया कार्ड विधि, मैं लिख भी देता हूं ना, कार्ड विधि, जिसके बाद में ग्रिड विधि, जिसके बाद में टिपेट विधि, और जिसके बाद में लॉटरी विधि, ठीक है। हालांकि ये जो सिंपल रैंडम सिस्टम होता है इसके और भी प्रकार होते हैं, जैसे क्लस्टर हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, रैंडम सिस्टम हो गया। प्रोबेबिलिटी 4 प्रकार का है, रैंडम सिस्टम जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। एक होता है क्लस्टर, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, और एक होता है सिस्टमेटिक। तो हमें रैंडम के बारे में पूछा गया है। रैंडम 4 प्रकार का होता है, कार्ड विधि, ग्रिड विधि, और टिपेट विधि, लॉटरी विधि। लॉटरी विधि क्या होती है कि जैसे मान लो कि 100 लोगों में से 10 लोगों का चुनाव करना है, तो हम क्या करेंगे, उनकी चिट बना लेंगे, चिट बना के एक डिब्बे में डाल देंगे, उनको हिला के और उठाएंगे। तो जिसकी किस्मत में होगा, मैंने कहा ना कि ये संयोग पे डिपेंड करता है या देव पे डिपेंड करता है, तो जिसकी किस्मत में होगा उसका चयन हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, रैंडम सिस्टम में आएगा। फिर जिसके बाद में टिपेट विधि, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक व्यक्ति थे और उन भाई साहब का नाम था प्रोफेसर टिपेट। प्रोफेसर टिपेट ने 10,400 अंकों की एक विधि बनाई थी जिसे हम टिपेट विधि कहते हैं, ठीक है। उसका हवाला दे देंगे। ग्रिड विधि, जब हम किसी भौगोलिक स्थान का चुनाव करते हैं तो ग्रिड विधि को काम में लेते हैं। और ये लॉटरी विधि है ना, लॉटरी विधि कार्ड विधि एक जैसी होती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वो कार्ड एक ही कलर के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, ठीक है। उनको आंखों पे पट्टी बांध के या किसी डिब्बे में बंद करके हम ले सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, मुख्य पोर्शन हो गया। फिर जिसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसका निष्कर्ष निकालना है। अब निष्कर्ष यही है कि सिंपल रैंडम सिस्टम, अब ये मत लिखना कि सिंपल रैंडम सिस्टम है इसमें जो आंकड़े भ्रमित होने की संभावना रहती है, सिंपल रैंडम सिस्टम में त्रुटियों की संभावना, ये नहीं है। ये लिखना है कि सिंपल रैंडम सिस्टम के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता कम समय में कम खर्च में एक अच्छा रिसर्च कर सकता है, ठीक है ना। जो हमने लघुत्तर का चुनाव किया था उसके जो भी आंकड़े आते हैं वो हम समग्र पर अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रश्न है ना इनका आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, दूसरे प्रश्न को देखो, आगस्ट काम्टे द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के संस्करण पर टिप्पणी कीजिए। अब ये बात पता है कि विज्ञानों का संस्करण हिरार्की ऑफ साइंस किसने दिया था, आगस्ट काम्टे ने दिया था। इनकी किताब थी पॉजिटिव फिलॉसफी। ध्यान रखना पॉजिटिव फिलॉसफी कब लिखी गई थी, 1832 से 1842 के बीच में। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए, फैक्टों से ही नंबर मिलेंगे। और पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में, 6 खंडों में है, ठीक है ना। अब ये आपने लिख दी है ना तो आपका जो प्रश्न है ना उसमें दम बन जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना इसका जैसे पार्ट फर्स्ट लिखना है, पहला पोर्शन लिखना है, मैंने क्या कहा इंट्रो लिखना है, तो आपको यही लिखना है कि 1838 में, अब फैक्ट आ गया ना, शुरुआत कहां से करी हमने, फैक्ट से करी कि 1838 में मिस्टर आगस्ट काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र विषय का निर्माण किया गया। और उस समय विज्ञान के विषय अपनी बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। मिस्टर काम्टे के सामने यह चुनौती थी कि समाजशास्त्र विषय को भी विज्ञानों के विषयों के समकक्ष खड़ा करें। और समकक्ष खड़ा करने के लिए समाजशास्त्र को तवज्जो देने के लिए, समाजशास्त्र की अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको सुस्पष्ट करने के लिए उन्होंने विज्ञानों का संस्करण दिया। ध्यान रखना विज्ञानों के संस्करण को आप इस तरीके से समझ सकते हो, मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है MAPCBS। सबसे पहले का जो सब्जेक्ट आएगा ना वो मैथ आएगा, फिर एस्ट्रोनॉमी आएगा, फिर फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा, फिर सोशियोलॉजी आएगा। ध्यान रखना ये जो विज्ञानों का संस्करण है ना 2 सिद्धांतों पर काम करता है। एक तो ये भाई साहब स्वतंत्रता से अधीनता या परतंत्रता की तरफ चलता है, मतलब ऊपर का जो सब्जेक्ट है वो स्वतंत्र है। एस्ट्रोनॉमी है ना वो मैथ पर निर्भर है, फिजिक्स है ऊपर के दोनों पर निर्भर है, केमिस्ट्री है ना जो ऊपर के 3 पर निर्भर है, बायोलॉजी ऊपर के 4 पर निर्भर है, सोशियोलॉजी है ना ऊपर के 5 पर निर्भर है,
ठीक है ना। तो एक तो ये स्वतंत्रता से परतंत्रता की तरफ चलता है, एक ये सरलता से जटिलता की तरफ चलता है। जो सबसे ऊपर का होगा वो सबसे सरल होगा, फिर उसके बाद के कठिनता का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या कर देना है, इसका निष्कर्ष कर देना है। हालांकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिटेल्स में बताना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में बेंच में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ ही उनके पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 4000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब वो अपने आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा है कि एक बार तो वो लॉगिन हो जाएगा कहीं दूसरी जगह, लेकिन दोबारा आप लॉगिन करोगे ना तो फिर आप भी अपने उससे चूक जाओगे, फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, फिर हमें दिक्कत आती है। तो ऐसा ना करें। आपने कोर्स खरीदा है तो आप अपने मोबाइल में ही चलाएं, किसी दूसरे के मोबाइल में लॉगिन आप उसको ना करवाएं, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये सारी चीजें हो गई। जिसके बाद में जो मुख्य परीक्षा है ना, ध्यान रखना इनका सिलेबस है जो समान है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो मेरी जो पढ़ाने की शैली है वो लिखित परीक्षा के लिए ही है। मैं वन लाइनर वाला टीचर नहीं हूँ, मैं फैक्ट वाला टीचर नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला टीचर नहीं हूँ। मैं तो शुरू से ही डिटेल्स में, पिछले 8 साल से डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम तने को पकड़ते हैं, हम मूल को पकड़ते हैं। तने और मूल को पकड़ लिया तो टहनियां और पत्तियां है ना, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का पढ़ाने के वीडियोज वगैरह, वीडियोज और पीडीएफ, वो मुख्य परीक्षा में काम आएंगे। साथ ही ध्यान रखना कि लगभग 100 प्रश्न मैं आपको अभ्यास के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। और जिसके बाद में लगभग 20 से 30 प्रश्न आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा साहब यहाँ पर हो जाता है। फीस की बात करें, ध्यान रखना साफ सुथरी क्लासेज है, अपडेट वाली क्लासेज है। इसके लिए हमने 7000 फीस रखी गई है, ठीक है। हमारे इस ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है वो भाई साहब 7000 रुपये फीस है। और इसमें दोनों पेपर आपके, प्रारंभिक परीक्षा भी कवर हो जाएगी और आपकी जो मुख्य परीक्षा है ना वो भी कवर हो जाएगी। अब ध्यान रखना, हालांकि आपको 1000 में भी मिल जाएगा, है ना। 1000 में पढ़ाने वाले 2000 में भी पढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, मुझे पता है कि मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं, मैं ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, झूठी वाहवाही करने का मैं आदी नहीं हूँ। तो मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं ताकि मैं अफोर्ड कर पाऊँ, मेरी मेहनत निकल जाए, दोनों एग्जाम आपके हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ऐसा मत करना कि गुरुजी हमें तो प्री के लिए ही करना है, डिस्काउंट है। ये दोनों के लिए, आप चाहे प्री के लिए इसको काम में लो, चाहे मेंस के लिए काम में लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ताकि देखो, आपको सेल्फ करना है तो सेल्फ करो, अब मैंने बता दिया कि कैसे क्या होगा। सेल्फ करना है तो सेल्फ करो, बाकी अगर आप कहीं भी पढ़ना चाहते हो ना किसी भी टीचर से, तो एक बार मेरी डेमो जरूर देख लेना, दूसरों से तुलना जरूर कर लेना, ठीक है ना। मैं तो सबसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ ज्वाइन करने से पहले और टीचरों से तुलना जरूर करें, है ना। और ये आपका सिलेबस है, मैंने बता दिया। जैसे आपका यूनिट 9 है, इसमें रिसर्च के आपके रहेंगे सारे के सारे। फिर यूनिट 8 कंटेम्प्री इशू रहेंगे। फिर यूनिट 7 जिसमें इंडियन रूरल सोशल सिस्टम हो गया, इंडियन सोसाइटी कल्चर हो गया, सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल, और कंटेम्प्री सोशल थ्योरीज हो गया जिन्हें मैं एडवांस थ्योरीज बोलता हूँ। फिर क्लासिकल कंटेम्प्री सोशल थिंकर हो गए, ठीक है ना, जिसमें वेस्टर्न और इंडियन थिंकर आ गए, सोशल प्रोसेस आ गया और बेसिक कंसेप्ट आ गया। ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई लंबा सिलेबस नहीं है। और मैं 5 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ, है ना, 5 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेहनत के लिए समर्पित और सीखने के उद्देश्य से आते हो, है ना, क्योंकि ईगोइस्टिक मुझे पसंद नहीं है। कई स्टूडेंट को आर्गुमेंट करने का शौक होता है ना, तो ऐसे स्टूडेंट आर्गुमेंट करने के लिए आए तो मत ही लेना फिर, क्योंकि हमारे भी डिस्टर्ब होता है, विद्यार्थियों के लिए भी। तो जो भी टर्म्स कंडीशन है कॉल करके पूछ लेना, यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई है कॉल करके पूछ लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिख दूंगा, वो भी पूछ लेना,
और पढ़ भी लेना। बाद में फिर गुरुजी हमने पढ़ा नहीं, ये हो गया, और वो फिर हम भी डिस्टर्ब होते हैं उससे। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ें, ठीक है, मन लगा के पढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं, है ना। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, मैं आपसे ये और कहता हूँ कि ये जो फीस है ना, या तो मोबाइल एप्लीकेशन पे कर सकते हो, या ये नंबर पे कॉल करोगे तो बरखा जी आपको क्यूआर कोड देगी। अब कई बार क्या है ना, लोग ये सोचते हैं कि ये फेक क्यूआर कोड है, ऐसा नहीं है। इस नंबर के व्हाट्सएप से या इस नंबर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, समझ जाना। इस नंबर से कोई क्यूआर कोड आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, जानकारी की मेरी जिम्मेदारी है। अदर कोई क्यूआर कोड भेजता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये नंबर से जो भी दिया जाएगा वो ऑथेंटिक ही दिया जाएगा, आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, बाकी माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।